दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत, विविधताओं से भरा हुआ, विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ, यह हमारी ताकत की तरह हम पूरी दुनिया के मंचों पर रखते हैं। हम कश्मीर किस तरह हमारा अभिन्न हिस्सा, इसकी बात करते हैं। लेकिन इस देश में ही जब अलग अलग राज्यों में दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो शर्मसार करें, तो चिंताजनक माहौल बनता है। आज हम बात करेंगे बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच चल रही ऐसी ही सियासी नूरा कुश्ती की। आपको याद होगा, ये क्षेत्रवाद वाली बात नई नहीं है। महाराष्ट्र में इसको लेकर खूब सियासत हुई, कई जगहों पर होती रही है। ये क्षेत्रवाद से जुड़ा हुआ नया मामला है जिसमें बंगाल वर्सेस बिहार की एक लड़ाई देखने को मिल रही है। दरअसल मामला क्या है, पहले वो आपको बता देता हूं। सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का एक मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। इस वीडियो में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बिहार से परीक्षा देने आए युवकों से मारपीट कर रहा है। पुलिस के अनुसार वो शख्स रजत भट्टाचार्य है जो बांग्ला पाखो नामक संगठन से जुड़ा है। यह संगठन बंगाली भाषा की वकालत करने के लिए जाना जाता है। बंगाल में हुई पिटाई के मामले को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लिया है। घटना को लेकर लालू यादव ने भी ममता बनर्जी से बात की है। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति फिलहाल जातिवाद से शिफ्ट होकर क्षेत्रवाद की ओर चली गई है और क्षेत्रवाद का जहर जो पहले महाराष्ट्र में फैला था वो बंगाल की तरफ शिफ्ट होने लगा है। इस पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इस पूरी घटना पर यह रिपोर्ट देखिए। तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का है। इस वीडियो में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बिहार से परीक्षा देने आए युवकों से मारपीट और उनके साथ दुर्व्यवहार करता दिख रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार के छात्रों के साथ मारपीट करने वाला शख्स रजत भट्टाचार्य है जो बांग्ला पाखो नामक संगठन से जुड़ा है। यह संगठन बंगाली भाषा की वकालत करने के लिए जाना जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा है। प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। टीएमसी ने इसे लोकल मामला बताया तो बिहार के नेता इसे बिहारी अस्मिता से जोड़ रहे हैं। बिहार सरकार भी एक्टिव हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले समाज में अराजकता फैला रहे हैं। ये लोग संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। जो भी भारत की धरती पर जन्म लिया है वो किसी भी राज्य में परीक्षा दे सकता है। घटना पर बंगाल सरकार मौन है। कोई भी देश का बेटा कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता है, परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बंगाल की सरकार, बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, सब में सरकार खड़ी हो जाती है। और इस तरह के मामले में भी सरकार को बयान देनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन उनका मौन कहीं न कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता को बढ़ाता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल के सिलीगुड़ी में जो बिहारी छात्रों के साथ घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगाल के मुख्यमंत्री को सख्त पत्र लिखा है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष की जुबान नहीं खुल रही है। सिलीगुड़ी में जो घटना बिहार के छात्रों के साथ हुई है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि ये जो भी इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं उनको अविलंब जो है गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये देश सबका है। इस घटना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूथ विंग के लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मामले में बंगाल पुलिस ने दोनों आरोपी रजत भट्टाचार्य और गिरधारी रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों सिलीगुड़ी के ही रहने वाले हैं। आशुतोष कुमार, भारत एक्सप्रेस, पटना। खैर, इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो सियासतदान जिस तरह की बयानबाजी होगी, जो राजनीति होगी, वो अपनी जगह पर है। दूसरा, कई ऐसे संगठन हैं जो लोगों के जहन में इस तरह की चीज़ों को भरते हैं, ठूसते हैं लिटरली।
और ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार काम करती हैं। हमने सियासत में देखा है किस तरीके से ये बड़ा मुद्दा बना है। महाराष्ट्र इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ मधु मंजरी, जो कि प्रवक्ता आरजेडी हैं, और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय और मधु जी, आप दोनों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर संजय, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, क्षेत्रवाद एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हालांकि भारत में ऐसा बहुत जगह तो नहीं होता, लेकिन कई जगहों पर फिर भी होता है, और सियासी तौर पर ही होता है। ऐसे संगठन या ऐसी सोच पर आप क्या कहेंगे? कई बार इसको जोड़ दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारा हक ले लेंगे। ये बच्चे भी एग्जाम देने के लिए गए थे, और हम देखते हैं कि बिहार के बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए देश भर के कई राज्यों में जाते हैं, और वहां पर इस तरह के प्रश्न उठते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले हम ये क्षेत्रवाद और बिहारी बच्चों के साथ जो भी कुछ जहां पर भी होता है उसको थोड़ा सा आप बताएं कि ये स्थितियां क्या हैं और क्या वजह इसके पीछे आप देखते हैं। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में इसकी इजाजत है कि वो बच्चा देश के किसी भी कोने में जा सकता है, वहां परीक्षा दे सकता है, वहां व्यवसाय कर सकता है, वहां नौकरी कर सकता है। पश्चिम बंगाल तो देश से बाहर नहीं न है, पश्चिम बंगाल भी तो देश का ही हिस्सा है। सिलीगुड़ी तो बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है। ये बच्चे जो एसएसबी का एग्जाम देने गए थे, ये सेंट्रल सर्विसेज का एग्जाम है ये, तो उसमें भी तो सेंटर उनका सिलीगुड़ी पड़ा था। वो उन्होंने नजदीक समझ करके सेंटर सिलीगुड़ी दे दिया था। अब वो बच्चा सिलीगुड़ी जाता है एग्जाम देने, और जिस तरह से वहां का जो वो संगठन है, वो बांग्ला पाखो जो संगठन है, उसके जो जिनको लीड करते हैं रजत भट्टाचार्य और एक उनके और जो साथी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार किया था। उन्होंने पहले भी बंगाल में हिंदी पट्टी को मिटाने का काम करते थे। ये साउथ में मैंने सुना था, देखा था कि साउथ इंडिया में जो कुछ चीजें लिखी होती थी हिंदी में, उसको लोग मिटा देते थे और वहां की स्थानीय भाषा में वो लिख देते थे। ये बंगाल में भी कि हिंदी में अगर कोई चीजें लिखी हुई हैं तो उनको ये मिटाने का काम ये संगठन पहले भी करते रहा। तो ये तो वहां के फेडरल स्ट्रक्चर के को समझने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आपके राज्य में कोई बच्चा परीक्षा देने आता है, होटल में रुका हुआ है, वो अंकित यादव नाम का वो बच्चा, उसका एक साथी है, दोनों को रात में जगाया जाता है, उठक बैठक कराया जाता है, और इस शर्त पर उसे छोड़ी जाती है कि आगे से तुम बंगाल में एग्जाम देने नहीं ना आओगे। अब रह गई बात कि मैं तो मानता हूं कि यह राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बिहार ने बात किया है, पश्चिम बंगाल के जो एडीजी हैं उनसे, जो मुख्य सचिव हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बात किया है। तो उस राज्य की राज्य सरकार का मामला है कि क्या ऐसे तत्वों को वो मौका देते हैं कि, और बिहार के साथ ये विडंबना रही है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे और दूसरे राज्य हों, इस तरह से बिहारी छात्र प्रताड़ित होते रहे, बिहारी छात्र उस दंश को झेलते रहे। और इस पीड़ा की बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, उस पीड़ा की बड़ी वजह का कारण है कि जो बिहार के बारे में माना जाता है कि ये बिहारी बोझ हैं किसी के ऊपर, तो दूसरे राज्य में जब वो नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको माना जाता है कि मेहनत और प्रतिभा दोनों इन बिहारियों के पास है, और ये अपने श्रम से और अपनी प्रतिभा से ये जगह बना लेंगे, स्पेस ले लेंगे। इस वजह से एक तो भय का वातावरण होता है, दूसरी बात होती है कि लगता है कि हम तो उसमें compete कर नहीं पाएंगे, इस तरह से प्रताड़ना मिलती है। लेकिन फिर मैं वहीं जाकर के रुक रहा हूँ, ये फेडरल स्ट्रक्चर में है क्या? क्या वहां की राज्य की सरकार ये मान करके चल रही है कि वहां की डेमोक्रेसी फेल है? तो इस तरह के अराजक तत्व जो हैं वो अपने को अधिकारी बता करके और उन बच्चों को पीट रहे हैं, उठक बैठक करा रहे हैं, डरा रहे हैं, इस बात के लिए मना कर रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मुझे मिली है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये क्षेत्रवाद कहीं से भी अगर सर उठा रहा है, चूंकि यहाँ पर एक जो है कमिंग टुगेदर है, फेडरल स्ट्रक्चर में भी होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर है। तो ये अमेरिका की तरह यहाँ का नहीं है कि स्टेट आपका अलग ऑटोनॉमी है, केंद्र की अलग ऑटोनॉमी है।
यहाँ पर बड़ा दूसरे तरीके का है, कमिंग टुगेदर है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर संजय, मैंने शुरुआत में कहा भी कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम संस्कृतियों, तमाम अलग अलग भाषाओं के बावजूद हम एक हैं और हम उस एकता का अनुभव करते भी हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती तो ये बड़ा शर्मसार करती हैं। मेरे साथ में अब राजऋषि लाहिरी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सोफिया खान जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। सोफिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सोफिया जी, बहुत सारी बातें जो अभी कही हैं डॉक्टर संजय ने, उससे सवाल ये उठ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इस तरह के असामाजिक तत्व कैसे सिर उठा रहे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए या फिर बांग्ला वर्सेस कोई भी अन्य, खासतौर पर बिहार क्योंकि नज़दीक है, बहुत लोग काम कर, और ये आज की परंपरा तो है नहीं, बहुत लंबे समय से मैं देखता हूं बिहार बंगाल के बीच में ये इस तरह का रिश्ता चलता रहता है कामकाज का। तो इसको लेकर सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप लोगों की क्या टिप्पणी है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है उसकी मैं कड़ी निंदा करना चाहूंगी। और दूसरी बात है, देखिए, हर चीज में राजनीतिक रंग, राजनीतिक चोला पहनाना ठीक नहीं है। अगर बात आती है कि बिहारी यहाँ पर परीक्षा देने आए और उनके साथ ऐसा हुआ, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में कितने बिहारी रहते हैं। बिहार, यूपी और बिहार और अन्य क्षेत्र के बंगाली लोगों को छोड़कर भी हिंदी भाषा भाषी कई सैकड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ कोई ऐसी समस्या नहीं आती। जहां तक ये जो घटना घटी है, ये व्यक्तिगत मैं इसकी निंदा करूंगी कि ये जो घटना घटी है ये लोकल गुंडई का मामला है। कुछ लोकल गुंडे थे जिन्होंने इस तरीके का अंजाम दिया, जिसके लिए कोर्ट, जैसे आम देश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह की घटना होती रहती है, जहां पर इस तरीके के गुंडाईगिरी करते हैं लोग। लेकिन इसमें भी पश्चिम बंगाल को मुझे नहीं लगता कि धूमिल करने की कोई आवश्यकता है और इसको राजनीतिक चूल्हा से देखने की जरूरत है। ये एक आम लिंचिंग का मामला है। देखिए, लिंचिंग तो 2014 के बाद से ही देश में हर एक तरीके से हर एक जगह हो रहा है, हर एक वजह से हो रहा है। कहीं मुसलमानों को उनके खान पान के लिए लिंच किया जा रहा है। कुछ ही महीने पहले की बात है कि बंगाल के एक साबिर मलिक नामक एक जो माइग्रेंट लेबर थे, एक क्षेत्रीय जो वर्कर थे, उनको लिंच किया गया हरियाणा में। उसी तरीके से अभी फिलहाल महाराष्ट्र के ट्रेन में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जिनका नाम इखलाक था, उनको भी लिंच किया गया। 2015 में जो यूपी में जो मामला था डागरी का, वो तो खैर है ही। इसी तरीके से देखिए, लिंचिंग एक ऐसी समस्या हो गई है जो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है बल्कि पूरे देश में एक नासूर के जैसा फैल चुका है। जहर के, ये जो नफरत वाली जो चीजें जो फैलाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये अब एक जगह सीमित नहीं रह गया। आपकी बात वो चीजें जो है वो फैल के बंगाल तक भी पहुंच चुकी हैं। मैं आपकी बात को ऐसे समझूं कि कहीं ना कहीं भाजपा की जहरीली नीति है। जी, मैं क्या ऐसे समझूं कि बंगाल में आप लोग भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने हरियाणा, आपने और तमाम पुरानी घटनाओं को, तो हर जगह होते हैं और उसको तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई और गिरफ्तारी के बाद ये तुष्टि भी हो जाएगी कि वो कौन था। देखिए, क्राइम को अंजाम भी दिया जा रहा है और वो खुद वीडियो बना के खुद वायरल भी किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई भारी षड्यंत्र भी हो सकती है। उसके लिए हमें लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर और बात करूंगा आपके जवाब से। हालांकि मेरे जहन में सवाल तो बहुत आ गए, लेकिन पैनल पर मधु जी भी हैं, राजऋषि जी भी हैं, मैं सबके कॉमेंट लेना चाहूंगा। राजऋषि जी, आप मुझे पहले बताएं कि एक घटना होती है, उसके लिए बंगाल सरकार को कैसे आप कटघरे में खड़ा कर, ये आप कैसे बताएंगे? अभी कई सारी बातें यहां पर सूफिया जी ने कह दी, आप कैसे बताएंगे कि बंगाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? पहली बात तो है, सभी दर्शकों को नमस्कार। सूफिया जी ने राजनीतिक रंग ना चढ़ाया जाए ये बात बोलते हुए भी भाजपा को बीच में ला ही गई। अब देखिए, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो व्यक्ति कौन सा संगठन का सदस्य है? वो व्यक्ति बांग्ला पक्षो बोल के एक ठो संगठन है जिसका सदस्य है, और बांग्ला पक्षो का जो नेता है गौरगो चट्टोपाध्याय, उनके साथ उनकी जो नजदीकियां है उसकी तस्वीर ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। और बांग्ला पक्षो का ये नेता गौरगो चट्टोपाध्याय 21 जुलाई तृणमूल के सभा मंच एकदम पूरा आलोकित करके बैठे हुए रहते थे, इसका तस्वीर, और ये सबको ज्ञात है कि वो एक तृणमूल घनिष्ठ व्यक्ति और ये संगठन तृणमूल घनिष्ठ संगठन है।
और बांग्ला पक्ष का एक ही उनका एजेंडा है, और वो है बंगाली रहेगा, नॉन बंगाली नहीं रहेगा। ये उनका घोषित एजेंडा है, वो लोग लड़ते हैं। उनका पूरा लड़ाई बंगाली वर्सेस हिंदी है, जबकि हम कहते हैं कि बांग्ला हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मासी है और संस्कृत हमारी दादी है। संस्कृत से इन दोनों भाषाओं का जन्म हुआ है, तो बांग्ला माँ है, हिंदी मासी है। ये मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये बिहारी, यूपी, नॉन बंगाली ये राजनीति करने में व्यस्त है, जबकि बंगाल में मोइत्रो, बागची, सान्याल, भादुड़ी, लाहिड़ी, मुखर्जी, बैनर्जी, चैटर्जी, गांगुली, घोषाल, घोष, बोस, गुहो, मित्रो, दत्तो, ये 15 सरनेम वाले के पूर्वज आज से 1000 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भारत बंगाल में आए थे। ये सत्य है, तथ्य है। हमारे सभी पूर्वज उत्तर भारत से है, पर हम लड़ते रहते हैं बंगाली आ बंगाली ये लेके। और ये ममता बनर्जी जी देखिए, जब एक राजनीतिक पार्टी का संपूर्ण उसका नीचे की जमीन खिसक जाती है, जब टीचर से लेके डॉक्टर से लेके डीएसपी, आईपीएस, आईएएस सब एक तो करप्शन में लिप्त होते हैं, एंड इट बिकम्स एन ओपन टू एवरीबॉडी। जनता को मालूम पड़ जाती है और मुख्यमंत्री स्वयं उसको छुपाने में व्यस्त हो जाती है, तब उनको नए नए एजेंडाओं की आवश्यकता पड़ती है अपना सत्ता बचाने के लिए। इसीलिए ये सब बंगाली अबंगाली का ये वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात पहले कह देना चाहता हूं आपको और आपके दर्शकों को, मैं लाहिड़ी हूं, बंगाली हूं। मेरे पूर्वज 1000 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश से आए हैं, और मैं बिहार का नवासा हूं। मैं नवासे हूं, बिहार का आधा बिहारी भी हूं। मेरा ननिहाल इंटरेस्टिंग, में है। ठीक है राजेश जी, आपने जो जानकारियां दी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ओपनिंग कमेंट में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रखते हुए आपने इस बात को सुंदरता से रखा कि ये देश एक है। और ऐसे ही आप कहीं भी देखेंगे, मैं भी अगर मध्य प्रदेश का हूं तो मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश से आए, और इस तरीके से आप देखेंगे महाराष्ट्र से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो उत्तराखंड की तरफ गए थे। आज जोशी, पंत, ये सब देखे जाते हैं। जो ये हमारे देश का स्ट्रक्चर है। इसी तरह दक्षिण भारत में भी गए। ये बात बहुत अच्छी है, आपने बड़ा अच्छा बात कही है। सूफिया जी, कई सवाल आपसे हो गए, लेकिन मधु जी मैं चाहूंगा कि आप आरजेडी का स्टैंड क्लियर करें। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी ने ममता बनर्जी जी से बात की है, और हम ये भी जानते हैं कि आप लोग सहयोगी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये घटना क्योंकि बिहारी छात्रों से जुड़ी हुई है, आप लोगों का एग्जैक्ट ऑफिशियल स्टैंड क्या है आरजेडी का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो घटना होती है बिहारियों के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, अब बंगाल में हुआ है, और ऐसा नहीं है कि यही 3 जगह हुआ है। बिहार पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में बिहारियों के साथ इस तरह का दुर्घटना बिहारी मजदूरों को लेकर के, बिहारी स्टूडेंट को लेकर के, बिहार के रहने वाले लोगों को लेकर के अक्सर इस तरह की घटनाएं होते रही हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार को अब सक्षम होना पड़ेगा, कि बिहार को इतना सक्षम होना पड़ेगा कि बाहर से भी लोग बिहार में आए, और बिहार की जो गरिमा है जो बरकरार रहे, बिहार के लोग को बिहार में ही काम मिले, ये जरूरी है। दूसरी बात, इस घटना की बहुत निंदा करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसके लिए बात भी किया। कहीं भी किसी भी राज्य में इस तरह की घटना होती है और वहां पे बिहारियों के साथ इस दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए हम सब के लिए बहुत आहत है, बहुत। और ये जो नफरत की राजनीति जो शुरू हो गई है या हो रही है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन नफरत को कम करना होगा। अगर हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ हर राज्य में अलग अलग भाषा है, यहाँ के हर 10 किलोमीटर पे भाषा में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होता जाता है, तो हर भाषा अनेक। मधु जी, ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही। राजेश जी ने भी इसी पॉइंट को कहा, हम इस पर बात कर ही रहे हैं और करेंगे इन पर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं, ये एक मेरा प्रश्न था। नहीं, अगर आप देखें, राज्य सरकार को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। उसके तहत उन्होंने गिरफ्तारी की, लेकिन इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए राज्य सरकार को। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैं राज्य सरकार को धन्यवाद भी दूंगी कि बहुत कम समय में तुरंत उनकी गिरफ्तारी हुई।
ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे आगे इस तरह की घटना ना हो, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, बिहार, देश के अलग अलग राज्यों में भी बिहार। मैं आऊंगा इस पर, इसके पॉलिटिकल एंगल पर आऊंगा, क्योंकि अभी एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू होगी। राजऋषि जी जैसे इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो, लेकिन आपने कुछ बातें कही थी, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा उसको एड्रेस कर लिया जाए। सोफिया जी, जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं राजऋषि जी ने जो रखे थे, वो इसमें से एक तो ये कि ये जो संगठन है ये आपकी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा न सिर्फ समर्थित है बल्कि एनकरेज्ड भी है, उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, और ये लंबे समय से चल रहा है भाषाई तौर पर कि बांग्ला बनाम अदर लैंग्वेजेस, चाहे हिंदी हो या अन्य भाषाई। तो इस तरह के संगठन चल रहे हैं, उसको एनकरेजमेंट मिल रहा है, और क्या इन्वॉल्वमेंट हम देखना चाहते हैं सरकार का? देखिए, मेरे काबिल दोस्त राजश्री जी को शायद ये पता नहीं है कि बंगाल में कितने बिहारी यहाँ पर आके वो वोटर्स हैं, बकायदा वो यहाँ पे आकर उनके पूर्वज बसे हुए हैं, वो बकायदा यहाँ के अब सिटीजन, यहाँ के मतलब नागरिक हो चुके, यहाँ के वोटर्स हो चुके हैं। और कितने सारे सैकड़ों स्कूल जो है, हिंदी स्कूल का निर्माण ममता बनर्जी के 2011 के बाद से कई स्कूल जो है हिंदी भाषा भाषी को बढ़ावा दिया है ममता बनर्जी ने, शायद इनको पता नहीं है। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पर वोटर्स में भी बिहारी हैं या नॉन बंगालीज हैं तो ये तो कोई बात, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लगता कि यहाँ पर बंगालीज वर्सेस नॉन बंगाली आ जाता है। यहाँ पर एक सिंपल से केस से आप सारी चीजों को नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा, ये एक गुंडागिर्दी का मामला है, या हो सकता है कि ये जानबूझकर बनाया गया, क्योंकि देखिए ये हिडन कैमरे से ये तस्वीरें नहीं ली गई हैं। जिन्होंने भी ये बनाया है बकायदा अपना चेहरा देकर इस चीज को रिकॉर्ड किया है। सोफिया जी, ये संगठन बहुत जल्द हो जाएगी कि ये किसने करवाया, क्यों करवाया। और दूसरी बात है कि जो दोषी, नहीं, आपके पॉइंट ठीक है, आपके पॉइंट ठीक है। अभी प्रश्न यह है कि ये जो संगठन है ये तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता द्वारा समर्थित, या उनके साथ तस्वीरें वायरल हो रही, पहली चीज। दूसरा, ये संगठन लंबे समय से, आज नहीं, पहली घटना नहीं कि अचानक से गुंडागर्दी, या जिन लिंचिंग का आप उदाहरण दे रही थी उससे थोड़ा इतर दिखाई देती है, पहले से इस तरह का काम कर रहा है। यानी ये सेफ गार्ड हो रहा है एक तरीके से, इस तरह के संगठन चल रहे हैं, उनको एनकरेज किया जा रहा है। देखिए, लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, जद में एक शायरी है राहत इंदौरी का, तो इसी का यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब आपने लिंचिंग की शुरुआत कर दी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, कि भाई मुसलमानों को मारो, हिंदी भाषा भाषी को मारो या बंगाली को मारो, ये सारी चीजें होंगी तो उसका असर तो आपको देश के हर कोने में दिखाई देगा ही। उसका ये उदाहरण हो सकता है कि बंगाली वर्सेस बिहारी, बिहारी वर्सेस उत्तर प्रदेश, पूरे राज्यों को तो बांट के रख दिया है भाजपा वालों ने, तो इसका असर तो दिखना ही था ना। ये जो जहर घोल दिया है, आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को अध्यापक द्वारा सिर्फ इसलिए उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। अभी हाल में ये केस हुआ था कि वो बच्चा नॉनवेज लाता है इसलिए उसको स्कूल से निकाल दिया। तो ये सब कहां से आया? ठीक है, मैं ये विषयांतर हो जाएगा। मैं आप अपनी बात रख तो रही हैं, हालांकि मेरा सवाल बरकरार है। मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊं उससे पहले राजऋषि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपना पॉइंट एड ऑन करें आप, तो फिर मैं डॉक्टर संजय को भी सुनना चाहूंगा जी। पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों से जो लोग आके रह रहे हैं वो 2011 के बाद ममता बनर्जी की क्षमता में आने के बाद से नहीं रह रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व आके रह रहे हैं। बंगाल में बहुत सारे विभिन्न राज्यों से, व्यवसायी से, राजस्थान, गुजरात, मेवाड़, मरवाड़ से लेके। और दूसरी बात है, ये संगठन, ये जो बांग्ला पक्ष संगठन है, इसका नेता गौरव चटर्जी, इसको असम में अरेस्ट किया गया था, केस हुआ था। ये जातिवाद का विष ये पूरा भारत घूम घूम के ये फैलाता रहता है। आई एम सॉरी, बंगाल घूम घूम के फैलाता रहता है। उत्तर बंगाल में अहमिया लोग रहते हैं, वहां पे जाके फैलाया, तो असम सरकार ने उसको अरेस्ट किया था, वो बेल पे है। ममता बनर्जी की पार्टी के साथ उनका इतना अच्छा संबंध है, तभी बुला के उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एक भी एक्शन लिया है। मैं आपके चैनल पे ओपन आपको यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूं, उनके संगठन के एक एक व्यक्ति का सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल के देखिए, हरा पड़ा हुआ है वहां पे कि कैसे उन्होंने बिहारी को उन्होंने जिल्लत किया है, उन्होंने किसी बिहारी या फिर अन्य राज्यों को से आए हुए किसी श्रमिक से कैसे वार्तालाप किया है, कैसे उनको भगाया है, कैसे उनको अपमान किया है। ये भरा पड़ा हुआ है ऐसे वीडियो से। तो पुलिस अब तक क्या कर रही थी भाई?
पुलिस तो तथ्य प्रमाण छुपाने में यहाँ पे माहिर है, यहाँ पे अव्वल नंबर है पश्चिम बंगाल में। ये डॉक्टर की मौत पे हम लोग देख रहे हैं पूरा पूरा का पूरा दबाव जो है, पूरा का पूरा अभियोग जो है वो पुलिस कमिश्नर के ऊपर उठ रहा है। तो अभी ममता बनर्जी गिरफ्तार कर इन सबको। इतने सारे घटना घटी है। और आसनसोल की जो बातें हो रही है, दंगा फसाद 2017 में जो आसनसोल में दंगा हुआ था, जहां पे बिहारी बस्ती जलाया गया था, कितने सारे लोग अरेस्ट हुए थे। कौन से तृणमूल के नेता गए थे वहां पे भाजपा के नेता, भाजपा के केंद्रीय नेता, भाजपा के राज्य के नेता। मैं लेके गया था वहां पे मैं था। मैंने घटना नहीं, ठीक है सोफिया जी, ये सवाल तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं जो यहाँ पर राजऋषि जी ने उठाया है। ये तो मैं बार बार की अगर ये सीधा कनेक्शन मिल रहा है, आप इसको कह देती हैं वहां पर है, इस तरह का माहौल बनाया गया इसलिए आग यहां तक फैल रही है, ये बहुत जस्टिफाइबल नहीं लगता। मतलब कुल मिलाकर ये कि अगर इस तरह का कोई संगठन आप लोगों के नेताओं के समर्थन से आप लोगों की आंखों के सामने चल रहा है, ओपनली चल रहा है, और उसके बाद अचानक आप कहें ये गुंडई की घटना है, ये कैसे हजम होगा किसी को भी? हमारे काबिल दोस्त राजश्री जी बोल रहे हैं कि ये संगठन है और टीएमसी से जुड़ा हुआ है, तो आप ये एक बात बताइए कि टीएमसी से जुड़ा हुआ संगठन खुद ही का फोटो बनाता है, खुद ही इस तरीके का कार्य करता है और खुद ही वो वायरल कर देता है। ये कितनी ज्यादा समझदारी है? किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से, किसी के बगल में खड़े हो, आज मैं प्रधानमंत्री के साथ अगर बगल में खड़ी हो गई, इसका मतलब नहीं है कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हो गई। तो इस चीज का जो प्रमाण है, इस चीज का जो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई भी राजनीतिक रंग नहीं है, ये एक लोकल गुंडाई का मामला है और जो दोषी है वो अरेस्ट हो चुका है। बाकी की चीजें आपके सामने स्पष्ट हो चलिए, अभी देखिए सोफिया जी का स्टैंड लगभग वही, हम अटक के रह जाएंगे। राजश्री जी, आप थोड़ा सा संक्षेप में बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जुलाई का तृणमूल कांग्रेस का जो प्रोग्राम होता है हर साल, शहीद दिवस, वो तृणमूल कांग्रेस का प्रोग्राम होता है और वहां पे तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति ही स्टेज पे ऑन स्टेज बैठती है ममता बनर्जी की बगल में, जहां पे गौरव चैटर्जी बैठते थे। तो वो तृणमूल का लोग ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप जब बोल रहे हैं, आपने चैलेंज भी दिया है, तो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि ये संगठन जो है वो तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थित या उनके नेताओं द्वारा संरक्षित है। डॉक्टर संजय, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। राजनीतिक आपने देखा, अलग अलग पार्टियों का एक स्टैंड समझ में आ रहा है और ये बना रहेगा। यानी सूफिया जी का जो स्टैंड है, मुझे लगता है कि वो चर्चा के अंत तक यही रहेगा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, कार्रवाई की गई है और बीजेपी के क्षेत्रों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हालांकि राजश्री जी ने बताया कि कनेक्टेड है, एक तरीके से दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं या साथ में दिखाई देते हैं इस संगठन के। ओवरऑल जिम्मेदारी यहां पर क्या सचमुच सरकार की तय? और मैं सरकारों की मानसिकता भी जानना चाहता हूं कि क्या वोट पर या इमोशंस पर इंपैक्ट पड़ता है? यानी बांग्ला मानुष या बंगाली या किसी भी राज्य, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति राज ठाकरे की थी या बाला साहब ठाकरे की एक समय पर रही हो, ये इस राजनीति का कितना असर जमीन पर पड़ता है? क्या ये सेंटिमेंट आम लोगों के रहते हैं जिसको भुनाने के लिए इस तरह की राजनीति की जाती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा वो तो एक ही था ना। पहले बंगाल से बिहार और उड़ीसा बटा, फिर बाद में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। तो अगर पूरे देश को बांटने लगिएगा तो पूरा बट जाएगा और जोड़ने लगिएगा तो पूरा देश जुड़ जाएगा। 35A क्या था जब हटाया गया? तो जम्मू कश्मीर में भी तो वही बात था कि कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, कोई बस नहीं सकता है। मैं मानता हूं कि आपका देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार करनी होगी कि वो जिसको गुंडागर्दी, गुंडई कह रही हैं, वो कोई एक दिन का की घटना नहीं। वो कट्टरपंथी संगठन का मुखिया है वो रजत भट्टाचार्य, और जिस तरह से उन्होंने हिंदी पट्टियों को पेंट करने का काम उसने पूरे बंगाल में चलाया, क्या उस अभियान को लोग नहीं जानते हैं? भाषा के आधार पर आप बंटने लगिएगा, आपकी संस्कृति के आधार पर, तब फिर विविधता में एकता जैसी बात क्या रह गई? वो तो है नहीं। दूसरी बात, तो आप सरकार के तरफ सवाल उठा रहे हैं। कोई बच्चा कहीं जाकर के अगर एग्जाम देता है, कोई बच्चा कहीं के इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ता है और कोई व्यक्ति कहीं जाकर के अपने श्रम और प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, भला तो उस राज्य का ही होगा ना। अगर प्रतिभाशाली छात्रों का चुनाव होता है, बिहार में ही कुछ दिन पहले टीचर को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के सवाल उठाया फेडरल स्ट्रक्चर में। मैंने कहा कि नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं बनती है कि आप डोमिसाइल को लेकर के आप प्रतिबंधित कर दीजिएगा। दूसरे राज्य के प्रतिभाशाली बच्चे या प्रतिभाशाली शिक्षक बिहार में आकर नौकरी कर सकते हैं।
बिहार का मैं तो बता रहा हूं कि अभी भी यूपीएससी में जो सबसे कठिन और ये परीक्षा है 38 से 40% का आंकड़ा है बिहारी छात्रों। प्रतिभा तो कहीं हो सकता है, किसी राज्य में आप चले जाइए, ब्यूरोक्रेट कई राज्य के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के मिल जाएंगे, कैडर उनका जो हो। तो क्या इस नाम पर कि चूंकि हम बंगाली करेंगे, हम बिहारी करेंगे, हम यूपी करेंगे, हम महाराष्ट्रियन करेंगे, और जहां तक सरकार की मानसिकता की कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इसका कोई भला होता होगा। राज ठाकरे ने तो कर लिया, तो क्या महाराष्ट्र में कौन सी चीज उन्होंने हासिल कर ली? बता दीजिए कि भाई सत्ता में भागीदारी उनकी हो गई या बाकी पार्टियों को उन्होंने किनारे लगा दिया। मैं तो कहूंगा कि ऐसे तत्वों से सरकार को सख्ती से निपटनी चाहिए। अगर वो संगठन का कहीं से भी जुड़ाव हो उनका, वो उनका तो भला नहीं करेंगे, उस पार्टी का तो वो भला नहीं करेंगे। इस बात को सरकारों को समझना चाहिए। और दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा, ये वीडियो की बात जो हो रही है, वीडियो इसलिए दिखाया गया होगा एक भय का वातावरण पैदा करें। एक रॉबिनहुड बनने की बात होती है कि भाई देखिए हम किस तरह से धमकाते हैं, किस तरह से पीटते हैं, और फिर उसका वीडियो वायरल कर करके उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं कि हाँ हमने ही इन बच्चों को फटकारा, डांटा, पीटा, कान पकड़ करके उठक बैठक कराई। मानता हूं कि यह सरकार जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करती हैं, उस फेडरल स्ट्रक्चर में, फिर मैं कह रहा हूं कि ये देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगर किसी ने फेडरलिज्म पढ़ा होगा तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर दोनों को समझते होंगे कि इसके क्या मायने होते हैं। तो अगर कोई छात्र पर इस तरह की हरकतें हुई है, मैं मानता हूं कि राज्य सरकार को थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करके पता करनी चाहिए कि क्या ये घटना तो आज गई, सार्वजनिक हो गई, क्या ऐसी घटनाएं और भी हो रही हैं जिसमें डराने, वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग आप बात को वहीं ले आए जहां पर मैं चाहता था कि अगला सवाल रखूं। सूफिया जी, आपको नहीं लगता है कि अभी बंगाल सरकार को एक मैसेज देना चाहिए? अगर डर का माहौल, आपराधिक तत्व, गुंडई करने, आप चाहे जो कह लीजिए भाषाई तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरह के कोई भी संगठन छोटे बड़े जैसे भी चल रहे हैं और वो सरकार के, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा राजेश जी ने बताया कि कई इस तरह के कार्यक्रमों में वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, आपके बड़े मंचों पर उनके नेता भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि अब कहीं ना कहीं बंगाल सरकार को यह मैसेज देना चाहिए कि हम बंगाली और नॉन बंगालीज, चाहे वो बिहारी हों, बंगाल के रहने वाले हों, उनके साथ बराबर से हैं। इस बात को कैसे समझाएंगे? क्योंकि अब तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। पहली बात तो ये है कि ये जो दोषी है इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक कि वाकई में इसका कनेक्शन जिनका नाम ये ले रहे हैं उनके साथ है या नहीं है, टीएमसी से उसका कनेक्शन है कि नहीं है। उसके लिए प्रशासन है, कोर्ट है, उसको फैसला करने दीजिए। दूसरी बात है, ये पहला परीक्षा नहीं था, ये हर महीने, हर हफ्ते बंगाल में या हिंदुस्तान के हर एक कोने में इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षाएं होती रहती हैं और हर क्षेत्र के लोग इधर उधर जाकर परीक्षा देते रहते हैं। बंगाल के लोग दिल्ली जाकर पढ़ते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी देते हैं, वहां के लोग बंगाल में आते हैं। नया कुछ नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं किसी भी जगह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो जाती है तो वो अप्रिय घटना, वो जस्ट एक घटना या दुर्घटना के जैसे ही हमें देखना चाहिए। इसमें सरकार को घसीटने की तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार तब दोषी होगी जब सरकार ने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, सरकार ने दोषी के खिलाफ कोई किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक चीज मैं संजय जी से जरूर उनसे सहमत हूँ। उन्होंने कहा हम हर दिन एक घटना से कुछ नया चीज जरूर सीखते हैं, एक इंटेलिजेंस जरूर बैठा सकते हैं कि क्या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो और भी हो रही हैं या हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा चीज तो हम सीख ही सकते हैं एज अ गवर्नमेंट। वो हर एक प्रशासन को सीखनी चाहिए कि नया हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अपराध राज्य में या देश में ना हो। मधु जी, आप लोगों का जो स्टैंड है ना, वो आपने एक तरीके से, ठीक है, आप अपने गठबंधन दोस्ती के धर्म का पालन भी कर रहे हैं, वो ज़रूरी भी होता है। आपके लिए अभी इस मंच पर बहुत कुछ कहना मुमकिन भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये बिहारी अस्मिता का सवाल है। आपकी राजनीति बंगाल की नहीं है, आपकी राजनीति बिहार की है, और वहाँ पर अगर इस तरह का एक स्टैंड रहेगा ढुलमुल के हम सरकार के साथ भी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ठीक है सूफिया जी ने अपना एक स्टैंड रखा है, वो तृणमूल कांग्रेस का भी रहेगा, लेकिन ममता बनर्जी, मैं
मैं ये कोशिश कर रहा था कि कुछ उनका रिस्पांस मिले, अभी तक मिला नहीं है। बिहारी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनमें कोई डर ना जाए, इसके लिए कोई ऐसा मैसेज भी नहीं आया। बेशक लालू जी उनकी आपस में बात हो गई हो, लेकिन एक मैसेज की बहुत जरूरत। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी इस पर स्टैंड लेना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ये इसमें कहीं हम राजनीति में उलझ जाएंगे कि हम जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की लाइन को नहीं पकड़ना चाहते, ये मजबूरी है? प्रवीण जी, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में बिहारियों को मारकर भगाया जा रहा था। यही बिहार के आदरणीय लालू जी, जो बिहार के लाल हैं, उन्होंने बोला था कि मैं इस बार मुंबई में जाकर के छठ पूजा करूंगा और कर देखता हूं कौन रोक लेता है। तो जो हमारी पार्टी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस तरह की चीजों से शुरू से स्टैंड लेते रहे हैं और उसके लिए खड़े हुए हैं, बिहार के लिए और बिहारियों के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। मैं मानती हूँ लगातार जहां भी बिहारी रहते हैं उनके साथ किसी भी न किसी तरह से दुर्व्यवहार होता है। ये बहुत दुखद है, दर्दनीय है। तो बिहार को भी एक स्टैंड लेना चाहिए, जैसे कि बिहार में भी डोमिसाइल के लिए लेकर के जब हुआ था, टीचरों की जब बहाली हुई थी, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के कि बिहार में भी अब बाहर के लोग आएंगे। तो बिहार को भी अपने आप को इतना सामर्थ्य बनाना होगा ताकि लोग वहां से यहाँ आए, डबल हो, इधर से उधर का भी बात हो कि यहाँ भी हम इतने सशक्त हो जाए कि बिहारियों को हम यही नौकरी दे सके, यही काम दे सके। और दूसरी बात कि जहां बंगाल हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या देश का कोई भी कोना, अगर बिहारियों के साथ व्यवहार किया जाता है, अभद्रता की जाती है, उनके साथ मारपीट की जा सकती है, कुछ भी गलत तरीके, तो हम और हमारी पार्टी बिल्कुल स्टैंड। मेरा सवाल वही था जो आपने जवाब की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र में हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में जब ये हुआ तो लालू जी का स्टैंड, मधु जी, महाराष्ट्र में जब ये सब कुछ हुआ तो लालू जी का जो स्टैंड था, आपको नहीं लगता कि बंगाल में भी जब ये हो रहा है तो स्टैंड होना चाहिए? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गठबंधन में हैं, आप दोस्त हैं, इसलिए आप इस पर स्टैंड? नहीं, ये बात नहीं है। ये जो है, हम विपक्ष में हैं, हमारी तो सरकार है नहीं। ये स्टैंड जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय महाराष्ट्र के खिलाफ खड़े हुए थे, आज जरूरत है आदरणीय नीतीश कुमार जी को खड़े होने का। और यहाँ कोई बहुत नहीं, ये ठीक है, आप तकनीकी रूप से आपसे संपर्क भी टूट गया, लेकिन ये बात बहुत सही लाइन पर नहीं लगती कि आप विपक्ष में इसलिए इसका विरोध करने में अक्षम है। राजश्री जी, एक ही पॉइंट पर बात आकर अटकी है जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जा सकता है, वो ये कि आप इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये घटना एक संगठन से जुड़ी हुई है। ठीक है, उनका आपराधिक कृत्य है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो गई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तृणमूल कांग्रेस इसकी निंदा भी कर रही है। हालांकि मैं ममता बनर्जी के स्टेटमेंट का इंतजार करूंगा, और मुझे अभी जानकारी नहीं कि अभी तक उन्होंने इस पर कुछ कहा है नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आप लोग इस हर जो घटनाएं होती हैं उनको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये बड़े मुद्दे के तौर पर आपके पास में आ रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। देखिए, पहली बात तो है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है और हम उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षतद भारतं नाम भारतीं यत्र संतति में विश्वास रखते हैं। मैं बंगाली, ये बिहारी, वो अहमिया, वो उड़िया, वो मराठी, वो तमिल, इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। मैं आपके एक बात से सहमत नहीं हूं प्रवीण जी, क्षमा चाहते हुए मैं बोल रहा हूं। जैसे आपने कहा कि संस्कृति, भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, हमारी पार्टी और हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। संस्कृति भारत में एक ही है जिसका विभिन्न रूप विभिन्न दिशाओं में प्रदर्शित होते हैं। जो शिव कश्मीर में अमरनाथ है, वही शिव देवघर में वैद्यनाथ है, और वही शिव बंगाल में तारकनाथ है। नाम अलग है, भोग अलग चढ़ाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर संजय जी ने कहा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब तो एक ही था एक समय में। ये दरभंगा जिसे हम कहते हैं, ये इसका शुद्ध आदि नाम है द्वार बंग, द्वार बंगाल, अर्थात बंगाल में जाने का द्वार। ओंगो, बोंगो, कोलिंगो, पोंड्रो, शुंगो, ये 5 दैत्यराज महाराज बलि के पुत्र थे, जिनके नाम से इन 5 स्थानों का नाम हुआ है। तो हम एक ही है इसमें। ये सब नेशनलिज्म, ये रीजियनलिज्म जो पेरीफेरी में जो बढ़ता जा रहा है, ये मैं तमिल हूं, मैं कन्नडिगा हूं, मैं मराठी हूं, मैं बंगाली हूं, और मराठी अस्मिता, अहोमिया, ये इसके खिलाफ हम लोग हैं। भारत एक है, एक ही रहेगा। जैसे सरदार पटेल ने कहा था कि इस देश को एक होना ही होगा, हम उसी मार्ग पे लोकनाथ
बाल गंगाधर तिलक जी के उस मार्ग पे हम लोग चलते हैं। तो हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब नेशनलिज्म, ये रीजनलिज्म इसको बढ़ावा देते हैं कि जय बांग्ला, बांग्ला बांगाली, हम इसके विरोध, इसके खिलाफ है। हम किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि कश्मीर हर भारतीय का है और भारत हर कश्मीरियों का है, कश्मीर अलग नहीं है। उसी प्रकार से बंगाल हर भारतीय का है, महाराष्ट्र हर भारतीय का है, असम हर भारतीय का है, बिहार हर भारतीय का है। जिस बिहार कल्चरल, राजनैतिक पाटलिपुत्र के प्राचीन भारतवर्ष का केंद्र स्थान था, उसको नीचा दिखाने का साहस, उसको नीचा दिखाने का अधिकार किसी में भी नहीं है। नहीं, क्योंकि वो एक प्रश्न ये आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है, बट तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती जैसा आप कह रहे हैं। वो भी वही कहेंगे कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप इसी तरह से हम भी सोचते हैं। वो भी यही कहेंगे कि सबका है। वो अगर सोचते तो उनका एक्शन वही होता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ना, ये जितने सारे बांग्ला पक्षों के लोग हैं, उनका ट्विटर हैंडलर देखिए, उनका फेसबुक देखिए, वहां पे वीडियोस देखिए, उनके बातें देखिए। एक एक्शन आज तक लेके लिया गया है। गरियाहाट मोड़, कलकत्ता, दक्षिण कलकत्ता का सबसे पॉश इलाका गरियाहाट, वहां पे जाके ये गौरव चैटर्जी उनके लोगों के साथ, बिहारियों के साथ क्या किया है, वो लाइव वीडियो करते रहते हैं ये लोग कि हमने इसको ये ताने मारे, इसको ये कहा, इसके पीछे पड़ गए। कुल मिलाकर ये लाइन जो है ये तृणमूल कांग्रेस की लाइन है। तृणमूल कांग्रेस की राजनीति बिहारी और बंगाली में भेद करने की है, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। आपका ये कहना है? बताइए कि जिस तरह से भाई साहब बोल रहे हैं कि सबके, इसके सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, उसके सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि अपने ऋषि जी भाई साहब से पूछिए कि इनके जो जितने अलग अलग विंग हैं, उसके जो आपके संघ हो गए, जितने भी विंग है, आपको बजरंग दल हो गया, ये सबका उनके सोशल मीडिया भी अकाउंट देखा जाए। किस तरह से अराजकता फैलाई जाती है, किस तरह से कौन सी घटना आप नहीं बोलेंगे। नहीं, आप अपने भी लोगों के तो आपके नहीं, ठीक है, आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मधु जी स्पेसिफाई करिए, स्पेसिफिक बताइए कौन सी घटना पर आप कह रही हैं। आपने इस तरह का काम किया, हर जगह अलग अलग संगठन बना के लोग अलग अलग इस तरह का काम किया। एक मिनट रुकिए तो सही, मधु जी कहां चर्चा हो पाएगी? एक मिनट चर्चा किस इस तरह का काम किया इस संगठन ने किया, कि बजाय स्पेसिफिकली बताइए यहां ये हुआ था और इन लोगों का प्रोफाइल चेक करना कीजिए, और ये बिल्कुल जायज है। प्रवीण जी, आप बिहार ही नहीं, मैं पूरे देश की बात है, उत्तर प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, जितने भी बीजेपी के जो अलग अलग विंग है, उन लोगों के भी जो संगठन के तौर पे काम करते हैं, उनके जाके भी सोशल मीडिया खंगालने की जरूरत है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो जितने आपके भी साथ लोग जो खड़े, उनके भी सोशल मीडिया खंगाल। नहीं, यहाँ बात कुछ और चल रही है मधु जी। ये संदर्भ इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपराधिक तत्व हैं, गुंडाई कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन बता रहे हैं। राजेश जी का पॉइंट ये है कि ये तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनका पॉइंट ये है, ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, चर्चा जो है वो विषयांतर हो जाएगा। हालांकि कोई भी चर्चा अलग नहीं होता है। ठीक है मधु जी, आते हैं इस बिंदु पर, आते हैं। रुकिए, आते हैं इस बिंदु पर। राजेश जी ने एक बात कही, उसका मैं भाषाई तौर पर समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा संस्कृति, उसको परंपरा कहना चाहिए, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म भी हैं, इसलिए हम कई बार संस्कृति का प्रयोग करते हैं, और संस्कृति और परंपरा में एक बड़ा भेद होता है भाषाई तौर पर, लेकिन आमतौर पर उसका इस्तेमाल होने लगा क्योंकि धर्म भी यहां पर बहुत सारे होते हैं, तो संस्कृतियां भी विभिन्न हो जाती हैं, और संस्कृति एक है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मानना रहता है। हाँ, परंपराओं में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय, अब ये आप देख रहे हैं स्टक हो जाती हैं कुछ चीजें। अभी इस पर पॉलिटिकल इस तरह के बयान आते रहेंगे। अभी चर्चा में अगर हम आगे बढ़ेंगे, मैं सोफिया जी के पास जाऊंगा अभी बात भी करूंगा, लेकिन फिर कुछ चीजें हैं जहां तक पहुंच गई हैं, उस स्टेग्नेशन से आगे नहीं बढ़ेंगी। आपको लगता है सचमुच पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार? एक सीधा स्ट्रेट सवाल आपसे। नहीं, अभी इसको नहीं कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को अपने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, जो भी उनके पास तंत्र है उसके आधार पर पता करनी चाहिए कि कौन लोग हैं
जो बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये तत्व जो केवल बंगला के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर अगर बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित कर करके और वैसे लोगों को सरकार को दंडित करनी चाहिए। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि संस्कृति तो इस देश की मौलिकता है ना। परंपरा तो बहुत छोटी सी चीज है। परंपरा तो आज आपने कोई चीज की शुरुआत की, कल उसको बंद कर दीजिएगा, लेकिन संस्कृति तो आपकी मौलिकता है, वो साइंटिफिक है, और संस्कृति से ही तो सभ्यता का विकास हुआ। संस्कृति को आप कैसे मिटा दीजिएगा? भौगोलिक सीमाएं बढ़ सकती है कि ये बंगाल, ये बिहार, ये उड़ीसा, ये गुजरात, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये दिल्ली, बांट लीजिए। भौगोलिक तौर पर आप बढ़ सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर तो आपका बंटवारा नहीं हो सकता है। हाँ, मान्यताएं आपकी अलग हो सकती हैं, परंपराएं आपकी अलग हो सकती हैं कुछ क्षण के लिए, संस्कृति तो मौलिक है। रह गई बात कि मैं कह रहा हूं कि इसको अगर राजनीति का विषय न बना करके, अगर सरकार थोड़ा आगे बढ़ करके इसको बड़ा दिल दिखाए, एक सरकार का एक बयान ही आ जाता कि भाई आइए, इस तरह के तत्वों से आपको न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। ये देश पूरा आपका है और उस देश का ही हिस्सा ये बंगाल है। आप आइए, परीक्षा दीजिए, घूमिए, यहाँ पर आप रहिए, आप यहाँ पर जॉब कीजिए। मैं तो मानता हूं कि बंगाल के निर्माण में, कलकत्ता के निर्माण में, वो सिलीगुड़ी, आसनसोल में आपको 90% बिहार के लोग मिल जाएंगे। वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की भाषा आपको मिल जाएगी, उसमें कोई बहुत अंतर। हालांकि आपने पिछले सवाल के जवाब में राज ठाकरे का क्या हुआ ये बात को एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी मैं यही जानना चाह रहा था इस बार कि आपको लगता है पश्चिम बंगाल में इस सेंस को लेकर चल रही तृणमूल कांग्रेस की मंशा आपको क्या लगती है? मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस तरह के क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे करके कोई बहुत बड़ी वोट की फसल काट लेगी। और ममता बनर्जी एक जुझारू और एक संघर्षशील महिला है, तो अगर कोई कट्टरवादी संगठन, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो सरकार को सजग हो करके और एक इश्तेहार जारी करनी चाहिए पूरे देशवासियों के लिए। नहीं, मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो इनफैक्ट चेक कर रहा था, मैं बड़ी देर से यही विचार कर रहा हूं सोफिया जी की ममता जी को सामने आकर कुछ कहना चाहिए इस विषय पर। इससे ये स्पष्ट होगा कि नहीं, वो बिहारियों, बंगाली, जो भी बंगाल में रहता है, आता है, वो पूरे देश के लोगों के साथ में है। देखिए, सबसे पहले तो पुष्टि नहीं हुई है कि ये कौन लोग थे और इनके पीछे की जो मानसिकता है वो क्या थी। तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस और जो हाई डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जरूर इसके पीछे लगे हुए होंगे जानकारी के लिए। हर एक चीज तो मीडिया में आकर नहीं कहा जा सकता, बिकॉज बहुत जल्दबाजी होगी। और दूसरी बात है, मैं राजवीर जी से ये पूछना चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो संस्कृति में देश को नहीं बांटती। ये अलग बात है कि धर्म के आधार पर देश को जरूर बांट दिया है इन लोगों ने। तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, तुम सिख, इन सब में जरूर बांट दिया इन लोगों ने देश को। और संस्कृति में बांटने की बात करें, टीवी में आकर, मीडिया में आकर बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा मेरी बहन मधु जी से मैं जरूर सहमत होंगी कि अगर इनके लोगों के अगर हम सोशल मीडिया खंगालना शुरू कर देंगे तो जहर और नफरत के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है राजेश जी। अब मुझे आज पता चला सोफिया जी के बातों से कि 1947 में भारत का बंटवारा भाजपा ने किया था धर्म के आधार पे। ये शायद नई इतिहास आज सोफिया जी तृणमूल कांग्रेस के भवन से निकला हुआ है। तब भाजपा था या नहीं ये हमें ज्ञात नहीं है, पर शायद सोफिया जी कह रही है इतनी बड़ी पार्टी की ममता जी तो बहुत कुछ कहती है कि रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्र गांधी जी को उन्होंने फ्रूट जूस पिला के उनका अनशन भंग किया था। राजा राममोहन राय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में आके सतीदाह प्रथा का रद्द किया था। राकेश रोशन चंदे पे चांद पे गया था। तो उसी भावधारा को एक करते हुए सोफिया जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कह रही है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पे 1947 में हुआ था। हिंदू के लिए भारतवर्ष और मुसलमान के लिए पाकिस्तान, ये भाजपा ने किया था, हमने बंटवारा कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। पूरा बंगाल का 2/3 चला गया भारत के बाहर, हम लोग उद्वास्तु हो गए, हम लोग को अपना जमीन छोड़ कर यहाँ पे आना पड़ा और बंटवारा हम लोगों ने कर दिया। बहुत अच्छी बात है। और 1947 में बिहार में क्या क्या हुआ था, कैसे उसका बदला लिया गया था और बंटवारा हम लोगों ने कर दिया था। मेली का दंगा 1984 में हमने किया था।
भागलपुर का दंगा उस समय हम लोग थे, 3,500 सिखों को कत्लेआम कर दिया गया दिल्ली के सड़कों पे दिन दहाड़े, तो हम थे। द लास्ट ट्रेन टू दिल्ली, द लास्ट ट्रेन फ्रॉम ढाका, ये सब तो हमने करा था। अब बहुत अच्छी बात है, नए नए इतिहास आप लोग लिखिए। ये ममता जी की ऐसे चलिए लिखती है, तो छोड़िए। फाइनली राजेश जी, क्या आप लोग इसको क्या कोई आंदोलन की शक्ल देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है? हम इसके संपूर्ण निंदा करते हैं, खिलाफ है, और इसकी कार्रवाई अवश्य किया जाएगा। अगर भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, जातिवाद की उसको यहां से भगाया जाएगा, तो उसका एक्शन जरूर लिया जाएगा। हो रही है उसके ऊपर भी बात कीजिए। ठीक है, चलिए आप मतलब कुल मिला के आंदोलन करेंगे। सोफिया जी, आपको लगता है एक्सपेक्ट करें कि ममता बनर्जी इस पर कुछ आकर कहेंगी, कुछ एक बिहारी बच्चों को ढाढ़स बंधाएंगी? जी, कहना नहीं कहना बहुत जरूरी नहीं है, इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगी और ले रही होंगी, ले रही हैं। कहना नहीं कहना क्यों जरूरी नहीं है? को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये बंगाल की चिंता ना करे, उसके लिए ममता बनर्जी है, तृणमूल की सरकार है। आप नहीं, आपको आप मुझे बस एक चलते चलते ये बताइए, सोफिया जी, भारत से अलग है। सोफिया जी, एक मिनट, सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, एक मिनट, अन्य राज्यों में सोफिया जी, ये बात बोल चुकी हैं आप। सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, बोलना नहीं बोलना जरूरी नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मतलब आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बिहारी बच्चों को ढाढ़स बंधाना चाहिए? ये बोलना नहीं बोलना जरूरी नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, मैंने ये कहा कि एक्शन ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जानकारी हो जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है, ये किस विंग से जुड़े हुए लोग हैं और वो कौन है। अभी बहुत ज्यादा अर्ली होगा कुछ भी बोलना, पुलिस ऑलरेडी पकड़ चुकी है। आपने तो गुंडे कह दिया, आपने कहा गुंडे और आपराधिक, आपने तो गुंडा पहले ही कह दिया था इन लोगों को। आपने कहा ये गुंडे हैं, ये अपराधी तत्व हैं छोटे मोटे। जो भी देखिए, जो भी अपराध करते हैं, भले वो टीएमसी के ही क्यों ना हो, अपराधी को हम गुंडा ही कहेंगे, वो कोई भी हो। ठीक है राजेश जी, अभी समय क्योंकि समाप्त हो गया है, छोटा सा कमेंट जी बोलिए चलते चलते अपना। पार्टी ने भारतवर्ष के राज्यसभा में बैन संगठन पीएफआई के व्यक्ति को मेंबर करके भेजता है, उससे इससे ज्यादा ठीक है। चलिए, ये तो एक लंबी नई बहस शुरू हो जाएगी, इस पर फिर मुझे काउंटर भी लेना पड़ेगा। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपका धन्यवाद। सोफिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चर्चा में जुड़े, कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे। 5 की पड़ताल में इतना ही।